लेक्चर नंबर 25। ये बड़ा बताता है ये। अब ये लाइनें जो है ना, इनको ज़रा फोकस करके आप पढ़ें कि हमारे अकाउंटेंट ने गलत एंट्री क्या की है। इनको ज़रा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, हमारे अकाउंटेंट ने क्या गलत एंट्री की है। कल तो हम उसी तरह फिर क्लास कोशिश करेंगे 9:15 बजे शुरू कर लें। पेज 125, क्वेश्चन नंबर 21। दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ LL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 आर अंडर प्रेपरेशन। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर प्रेपरेशन हैं। वाइल रिव्यूइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लीज ट्रांजेक्शन, लीज ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हुए हमें कुछ चीज़ें पता चली हैं। It was noted that accountant has simply recorded ROU and LL. Accountant has simply recorded ROU and LL at PV of बोले at PV of रेंटल्स। रेंटल्स की पीवी के ऊपर उसने कैलकुलेट कर दी है। अच्छा, एक चीज आप जरा मुझे सोच के बताएं कि उसने ROU को भी, ये बात फोकस करने वाली है, उसने ROU को भी और LL को भी, दोनों को उसने रिकॉर्ड कर दिया एट पीवी ऑफ, एट पीवी ऑफ रेंटल्स। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि उसने ROU में सिर्फ पीवी ऑफ रेंटल डाली है और LL में भी उसने सिर्फ पीवी ऑफ रेंटल डाली है। हालांकि वैसे LL में डालनी चाहिए थी पीवी ऑफ रेंटल प्लस पीवी ऑफ परचेज ऑप्शन प्राइस, और ROU में वो वाली पीवी डालनी चाहिए थी जो इन दोनों की बेस पे आती, और साथ उसमें IDC भी डालनी चाहिए थी, और साथ उसमें डिसमेंटलिंग की प्रेजेंट वैल्यू भी डालनी चाहिए थी। बताएं इस बेचारे से गलती क्या हुई? इसने ROU में और LL में सिर्फ क्या डाला है? इसने दोनों में सिर्फ डाला है पीवी ऑफ रेंटल। इसने दोनों में क्या डाला है? सिर्फ पीवी ऑफ रेंटल। अच्छा, ROU में पीवी ऑफ रेंटल जानी चाहिए, सॉरी LL में पीवी ऑफ रेंटल जानी चाहिए या पीवी ऑफ रेंटल प्लस पीवी ऑफ परचेज ऑप्शन प्राइस? ROU में सिर्फ, सिंपली लिखा है उसने, बस ये किया उसने और कुछ नहीं किया। ROU में सिर्फ पीवी ऑफ रेंटल जानी चाहिए या साथ IDC और डिसमेंटलिंग की पीवी भी जानी चाहिए? ROU की कॉस्ट में क्या क्या जाना चाहिए? वर्किंग 3 में बताएं ना, वर्किंग 3 ROU में क्या क्या जाना चाहिए? ROU में पीवी भी जानी चाहिए, ROU में IDC भी जानी चाहिए वर्किंग 3 में, और he has simply recorded ROU and LL only at PV of LP discounted at the rate of 16%। वो तो चलें, एक और एरर है। Subsequent annual depreciation and interest have also been based on these amounts। असल में ना IDC में कैश इन्वॉल्व होता है, वो एंट्री अकाउंटेंट भूल नहीं सकता। पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग में कैश इन्वॉल्व नहीं होता, वो तो 7 साल बाद पे करनी है, वो एंट्री अकाउंटेंट भूल सकता है सिरे से। IDC की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूला क्योंकि उसमें कैश इन्वॉल्व है, तो IDC की एंट्री उसने कर दी है, लेकिन उसको कहां डाले? एक्सपेंस में। सो व्हाट आई एम आस्किंग नाउ, उसको LL किस पे, उसको वर्किंग 1 किस पे करनी चाहिए थी? पीवी ऑफ रेंटल प्लस पीवी ऑफ परचेज ऑप्शन प्राइस, और ये फिगर उसको LL में डाल देनी चाहिए थी, और फिर यही फिगर उसको ROU में भी डालनी चाहिए थी, यही फिगर उसको IDC में भी डालनी, वो IDC को ROU में डालना चाहिए था, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग को भी। उसने ROU और LL दोनों में बस एक चीज डाली है, व्हाट इज दैट? सिंपली पीवी ऑफ
बस, और कुछ भी नहीं डाला। और वो भी कौन सा रेट यूज करते हुए? मार्केट रेट। मैं दो मिनट 2-4 मिनट बैठे आप। वो गाड़ी में एक दो चीजें पड़ी हैं, जरा निकाल के लाएं। वर्किंग नंबर कितनी हो गई थी? ये 3 बन रही है, 2 हो गई थी। अच्छा, ये अब रॉन्ग वाली वर्किंग है या करेक्ट वाली वर्किंग है? रॉन्ग वाली। अब आप निकालें पीवी सिर्फ रेंटल की। रेंटल कितने हैं? एडवांस में, एरियर में, और बकाया कितने हैं? 1 माइनस 16 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय, सिंपली उसने रेंटल की पीवी ली है या परचेज ऑप्शन प्राइस की भी पीवी ली है? रेंटल्स की पीवी ली है। जवाब बता दें। 140 155.8, कल पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज कर रहे थे ना, इसलिए 155.8। ओके, नाउ वर्किंग नंबर 4, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। जी बोलें। डेट 1 जनवरी 24, इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 24 48, 1 जनवरी 25 48, बस, और कुछ जरूरत नहीं। इंटरेस्ट ही निकालना होता है अगले साल का। ओके, अब अगर वर्किंग 3 करनी है, वर्किंग 3 जिसको अब वर्किंग 5 कहेंगे, वैसे तो वर्किंग 3 हम कहते हैं ना। कॉस्ट ऑफ ROU, he has simply recorded ROU at PV of rental. He has simply recorded ROU at PV of rental. What is PV of rental? Bus. He has also recorded LLL PV of rental and he has also recorded ROU at PV of rental simply. अब हमने देखना है इसके अलावा सवाल में कौन कौन सी फिगर्स अवेलेबल हैं, वो जरा इधर आए। रॉन्ग एंट्री करते हुए, एक 50 है, उसकी तो इसने पीवी पूवी निकाली कोई नहीं, बस वो फारिग करें फिर। एक है डिसमेंटलिंग की कॉस्ट, उसकी भी इसने कोई एंट्री नहीं की, और वो एंट्री भूल भी सकता है क्योंकि वो फिगर आज कैश में पे नहीं हुई। और अगली एंट्री है आपकी आईडीसी की, वो एंट्री अकाउंटेंट भूल नहीं सकता, वो एंट्री अकाउंटेंट ने की है। कितने से की है? एक्सपेंस में डाल दी है। किस में डाल दी है? एक्सपेंस में डाल दी है। अब शुरू करें। 1 जनवरी 24 जी, ROU डेबिट, he has simply recorded it at PV of rent. अच्छा, अगली एंट्री कल हमने किसकी की थी देखें, फिर आमने सामने एंट्रीज बन जाएंगी ना। आईडीसी की एंट्री की थी। आईडीसी की एंट्री इसने एक्सपेंस में डाल दी है जी, अमाउंट। अगली एंट्री देखें, डिसमेंटलिंग की इसने एंट्री नहीं की क्योंकि वो एंट्री अकाउंटेंट भूल। ही हैज सिंपली रिकॉर्डेड ROU एट PV ऑफ रेंटल। आगे 1 जनवरी 24 बोले, LL डेबिट जी। आगे बोले 31/12/24, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, and he has calculated the interest and depreciation based on these figures. The subsequent entries for depreciation and interest have been based on these amounts. जी बोलें। हाँ, अब भाई आपने डिवाइड ना इसको 4 साल पे ही करना है। वजह सुने, क्योंकि उसे परचेज ऑप्शन प्राइस का पता ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं।
जब जाहिरी बात है उसने वो रेंटल में नहीं डाली परचेज ऑप्शन प्राइस, तो क्या उसे इतनी अकल होगी कि फिर डेप्रिसिएशन करते हुए परचेज ऑप्शन प्राइस को ले लेता। बहरहाल जिस बच्चों ने 7 पे भी कर दी होगी, कोई एक आधा नंबर कट गया होगा, हो सकता है उसने ना भी काटा हो। ये थोड़ी बहुत चीजें सवाल में चलती हैं, इसके ऊपर तो परेशान ना हुआ करें, हमें इतना कैसे पता चलेगा, और ठीक है नहीं पता चला तो क्या हुआ। क्या है रैपर किस चीज का है, कौन खोल रहा है? 155.8 डिवाइड बाय 4, 38.9। चलें जी करें। आईडीसी की एंट्री क्यों नहीं भूला वो? खा लें आप, खा लें, क्योंकि कैश में पे किया। आप बताएं रेक्टिफाइंग एंट्रीज क्या बनेंगी? ओरिजिनल और रॉन्ग को हमने सामने रख लेते हैं और रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर लेते हैं। किधर है? ये एंट्रीज थी ना कल हमारी जी। पहली रेक्टिफाइंग एंट्री आप लोग बस जबानी मुझे बता दें। ROU डेबिट LL क्रेडिट ओरिजिनल एंट्री है, और रॉन्ग एंट्री ROU डेबिट LL मत करें, इन दोनों का डिफरेंस लेके एंट्री क्या बनेगी? ROU डेबिट LL क्रेडिट। ROU डेबिट कैश क्रेडिट 8 रुपए है, और रॉन्ग एंट्रीज हैं एक्सपेंस डेबिट। ROU डेबिट कर दें, एक्सपेंस क्रेडिट कर दें। ROU डेबिट पेएबल क्रेडिट स्ट्रेट अवे नई एंट्री एक कर दीजिएगा, दोबारा रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। ओके, पता नहीं को पता चले ऐसे भी लोग हों जिनको यही नहीं पता एंट्रीज रेक्टिफाइंग कैसे होती हैं। पहली एंट्री क्या बनी? ROU डेबिट कितने से? 42.4। अच्छा जी, अगली ROU डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। खुदा के लिए आईडीसी का लफ्ज नहीं कहीं लाना। आईडीसी का लफ्ज एंट्रीज में बच्चे ला रहे होते हैं, ROU डेबिट आईडीसी क्रेडिट, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। ROU डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। और उसके बाद तीसरी एंट्री तो खुद ही करनी पड़ेगी हमें, ROU डेबिट, इसको वैसे प्रोविजन कहते हैं, प्रोविजन क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट। चौथी एंट्री सही हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट 16.5 है, कैमरा उधर लेके जाओ, उधर कितने वापस ले आओ। तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 0.8। डेप्शन कितने से रिकॉर्ड हमने की है? 31। होनी कितने से चाहिए थी? सॉरी 31 से हुई है, होनी हो कितने से गई? 38.9। रिवर्स कर डेप्शन, अकामडेशन डेबिट जी 7.9। अगली एंट्री जो हमने पढ़नी है IAS 37 में, इसे कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट को खोलना, इसका आसान सा तरीका है, आप सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इस पेएबल के ऊपर इंटरेस्ट लगा देते हैं 1 साल का। जी बोलें, इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेएबल क्रेडिट, वो जो पेएबल ये वाला क्रिएट हुआ है 1.5, ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज बन गई। अब तरीका ये होता है, पता नहीं आप लोगों को भी बताना पड़ता है, अफसोस होता है, तरीका ये होता है कि पहला सफ़ा रेक्टिफाइंग एंट्रीज के लिए खाली छोड़ दें
और दूसरे सफ़े पर ओरिजिनल एंट्रीज और उसकी वर्किंग्स कर लें और तीसरे सफ़े पर ओरिजिनल एंट्रीज और रॉन्ग एंट्रीज और उसकी वर्किंग्स कर लें, ताकि पहला सफ़ा सिर्फ हो रेक्टिफाइंग एंट्रीज के लिए। तो पहला सफ़ा सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज के लिए है। होमवर्क का सवाल कितने लोगों से हो गया था? कोई ऐसा बंदा हाथ खड़ा करे कि जिससे गिवन टाइम के अंदर मल्टीप्लाई करके दिया, देखा था आप लोगों ने? 10 मिनट में हो गया सर, 10 मिनट। अच्छा, टाइम में हो गया था। गिवन टाइम के अंदर पूरा सही हो गया हो, अगर किसी से पूरा सही हुआ हो, आपसे पूरा सही हुआ था, आपसे भी पूरा सही हुआ, आपसे भी पूरा सही हुआ था, और किसी से पूरा सही हुआ था, बस ये पिछली से पिछली अटेम्प्ट का सवाल था और थोड़ा सा बॉर्डर पे उसने रखा था 73% शायद, पता नहीं जवाब आ 71.4, तो वहां जाके फिर पता चला था कि ये लीज ऑपरेटिंग ही है, क्योंकि सारे टेस्टों का जवाब क्या आ रहा था? नो। बड़ा बॉर्डर पे रख के उसने टेस्ट किया था इस अटेम्प्ट में। बच्चे बाहर निकल के इस अटेम्प्ट में लड़ते रहे थे कि पता नहीं फाइनेंस है जो ऑपरेटिंग है। तो कल इंशाल्लाह उस सवाल को हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में, जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम होता है। कल हमने एक्स्ट्रा टाइम में लीज ही करनी है। ओके, वापस आ जाएं लीज इज ए लीज और नॉट अ लीज का कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाँ हाँ, बस उसी तरह कर जी। हाँ हाँ, कल मैंने कहा है ना डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस करेंगे। हाँ 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 हाँ, कल हमने लीज के एडवांस वाले सवाल करने हैं, क्वार्टरली और सेमी एनुअली, वो बड़े मजे के होते हैं और वो थोड़े से टेक्निकल से होते हैं। कल उसी के लिए तो टाइम रखा हुआ है, वो अगली क्लास उसी के लिए करनी है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लिसिट भी हो सकती है और लेसर के पास अगर सब्स्टिट्यूशन का राइट ना हो तो लेसी फिर रिलैक्स हो जाए, ये लीज लीज है। और कंट्रोल भी किसको मिलना चाहिए? लेसी को। चलें पहले रिवाइज करें कल वाला। एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, एन एंटिटी शैल असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज। पेज 32 है 31 है, जो भी है पता नहीं, 31। अब कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में आइडेंटिफाई करेंगे लीज भी है या नहीं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज इफ द कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। ये फिक्रा कितने लोगों ने कल याद किया है? ये फिक्रा बार बार याद करना, याद करके लिखना है घर में। बोलें, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज इफ इट कन्वेज या इफ इट गिव्स द राइट टू कंट्रोल। राइट टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल टेस्ट कहते हैं। लेकिन कंट्रोल किस पे? ये तो नहीं कि बार बार तुम ऐसे अब वापस मंगवा रहे हो, फिर मुझे दे रहे हो, फिर कभी कहते हो वो दे जाओ, फिर कंट्रोल तो मेरा नहीं है। लेकिन कंट्रोल किस पर? द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट के यूज पर हमें अगर आप कंट्रोल दे दो तो ये लीज क्या बन जाएगी? लीज। कॉन्ट्रैक्ट माइट नेम अ स्पेसिफिक एसेट, और दूसरा अ लेसर राइट टू सब्स्टिट्यूट एसेट इज कंसिडर्ड। अच्छा खासा लेसर एसेट को बदल सकता है। बोलें कब? इफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसको बदलना, और उसके बदलने से लेसी उसके बदलने से जब लेसी से वापस ले लेगा तो लेसर को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अगला टेस्ट था हमारा कंट्रोल टेस्ट। इसका सवाल यह है, डज द लेसी हैव द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट? बोले, डज द लेसी हैव द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट? यूज ऑफ एसेट का कंट्रोल आपके पास है या नहीं, ये अब बहस है। ओके, चीज का कंट्रोल आपके पास तब आ जाएगा, पहला पॉइंट पढ़ें, व्हेन द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द बेनिफिट्स। ऑल ऑफ द बेनिफिट्स का मतलब ले लें, यानी ज्यादा टाइम में ही गाड़ी चलाऊंगा। कोई साल में 1-2 दिन के लिए लेसर अगर गाड़ी लेके जाना चाहे, हम उसे मना नहीं करेंगे,
ज्यादा टाइम के लिए साल में मैं ही गाड़ी चलाऊंगा। मतलब लिख लेना ऑल द बेनिफिट्स का क्या मतलब है। फोटोकॉपी मशीन है तो ज्यादा फोटोकॉपीज मैं ही करूंगा, मशीन है कोई तो उससे काम मैं ही लूंगा, शिप है तो 90% सामान मेरा ही जाया करेगा, कोई थोड़ा बहुत सामान लेसर ने रखवा दिया तो रखवा दे। तो मैंने तो सिर्फ एक लफ्ज लिखवाया है, ज्यादा टाइम के लिए गाड़ी लेसी ही चलाएगा। ओके, द लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट। लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट है। इफ द लेसी हैज अ राइट टू डायरेक्ट, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज यूज्ड। मैंने दुकान ख़रीदी है उससे, दुकान ली है लीज पे, मैं इस पे कॉफ़ी सेल करूं, व्हाट पर्पस, या मैं इस पे टॉयज सेल करूं, ये मेरी मर्जी है। पर्पस मैं डिफाइन करूंगा, मैं बताऊंगा इसका पर्पस क्या है। व्हाट पर्पस, मैंने उससे फैक्ट्री लीज पे ली है, बिल्डिंग लीज पे ली है, मैं इसमें कार के पार्ट्स बनाऊं या मैं इस पे एयरप्लेन के पार्ट्स बनाऊं, ये मेरी मर्जी है। पर्पस, व्हाट पर्पस, हाउ, ये दुकान 24/7 खोलूं या डे टाइम में ओपन करूं, ये मेरी मर्जी है। हाउ कैसे चलाऊं दुकान को, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, कार पार्ट्स हैं, एयरप्लेन पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ डे 500 बनाऊं या 600 बनाऊं, ये मेरी मर्जी है। अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसी के हाथ में है, अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, तो आपको क्या लग रहा है ये इसको कंट्रोल टेस्ट पास हो रहा है फिर? यस, कंट्रोल टेस्ट क्या हो रहा है? कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज कर सकता हूं किसी चीज के ऊपर कि उसका पर्पस भी मेरे वाला ही हो और उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल क्या करना है इसका इस्तेमाल, और कैसे करना है, किस टाइम करना है, किस तरीके से करना है। अब जरा एक लफ्ज पढ़िएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है? द लेसी हैज, लेसी के पास है राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट। इस एसेट पे मेरी चलेगी, इस एसेट पे मेरी चलेगी। ठीक है, राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट। इफ, अच्छा अब मिसाल के तौर पे मैं एक गाय लीज पे लेता हूं, अजीब सी मिसाल। अब मैं उससे उसका हाउ, उससे पर्पस क्या है? पर्पस से दूध लेना है। हाउ, अब मैं लेने लगूं शाम को, कहे नहीं शाम को नहीं, सुबह दूध निकाला कर। अब वट पर्पस तो चलो मेरे कंट्रोल में हो गया, पर्पस तो एक ही है उसका, उसने वो दूध देना है। लेकिन जब हाउ की बारी आई, कैसे, किस टाइम, कितना, वो कहे नहीं यार इतना चारा खिला रहे उसको, जान दे यार, ये तो ज्यादा दूध देगी, तो ये मैं कहूं ये क्या मजाक है। तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस किसके हाथ में होना चाहिए? द लेसी हैज अ राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट।
if the lessee has the right to direct how and for what purpose asset is used. बताएं जी, इन दोनों के साथ क्या लिखा हुआ है? लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट? हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। तो आप लोग कुछ डायग्राम को इस तरह बनाइएगा कि ये लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट उधर लिखा हो और उधर से ऐसे निकल रहा हो। समझ आ गई है ना? मतलब मैं कह रहा हूं इस फिक्रे को इधर शिफ्ट कर लेना। समझ आ गई है ना? ऊपर दरमियान में समझदार लोग हैं आप, इस फिक्रे को इधर शिफ्ट कर लें। Lessee has the right to direct what purpose? Lessee has the right to direct how? Lessee has the right to कॉफी शॉप खोलूं या टॉयज सेल करूं, ये किसकी मर्जी है? लेसी की मर्जी है। कार पार्ट्स बनाएं या एयरप्लेन पार्ट्स बनाएं फैक्ट्री के अंदर। ये क्या चीज लीज पे ली है हमने? शॉप। और ये क्या चीज लीज पे ली है हमने? फैक्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह लीज पे ली है। ओके बोलें, द लेसी हैज right to give directions. If the lessee has right to direct how and for what purpose asset is used. अच्छा, sometimes how and for what purpose predetermined होता है. Sometimes how and for what purpose predetermined होता है. फिर ऐसी सूरत में हम क्या करें जब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन्ड हो. अच्छा, मिसाल के तौर पे एक ट्रक हमने लीज पे ले लिया. अब ट्रक के अंदर जो है वो आमतौर पे सामान ही लोड होता है, बंदे तो लोड नहीं होते. ठीक है, तो ट्रक सामान लोड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह. हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस कई दफा लेसर लेसी बैठ के डिसाइड कर लेते हैं. लेसर लेसी ने बैठ के डिसाइड किया
कि भाई इस ट्रक के ऊपर जो है वो सिर्फ बजरी ही लोड होगी। हाउ हाउ किस तरह? उन्होंने कहा जी डे टाइम में बजरी लोड करोगे तुम, और डे टाइम में सिर्फ ट्रैवलिंग हुआ करेगी, रात हुई वहीं कहीं रुक जाया करना, फिर डे टाइम में चलाया करना। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस? बजरी सिर्फ लोड होगी। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस? प्री डिटरमिन हो गया, प्री डिटरमिन हो गया, उन्होंने आपस में एग्री कर लिया। तो लेसी की तो ताकत कमजोर हो गई। पिछले सवाल में मैंने हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसी के हाथ में दे दिया था, तुम इसके ऊपर बजरी लेके जाओ, तुम इसके ऊपर जो है वो कोई सब्जियां लेके जाओ, तुम जो मर्जी लेके जाओ, दिन को चलाओ रात को चलाओ। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसी के हाथ में था। पिछली मिसाल में ट्रक की मिसाल नहीं दी थी ना, शॉप और फैक्ट्री की मिसाल दी थी। पिछली मिसाल में हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस किसके हाथ में था? अगला सिनेरियो स्टैंडर्ड ने डाला कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस किसके हाथ में दे दें? नहीं, लेसर के हाथ में नहीं, लेसर लेसी मिल के एग्री कर लें, लेसर लेसी मिल के एग्रीमेंट में डाल दें। या एसेट की नेचर ही ऐसी होती है कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस पता चल जाता है। जैसे स्विमिंग पूल है, अब वो देख के पता चल जाता है ये डंगर नहाने के लिए नहीं है, कि इसके अंदर अगर भैंस और गाय और जो है बकरे आ रहे होंगे तो लेसर कहेगा भाई स्विमिंग पूल था, बंदे नहाने थे अंदर। तो कई दफा एसेट की नेचर देख के पता चल जाता है ये क्यों है। आपने किसी को जो है वो क्या कहते हैं कोई बर्तन दिया है, तो अब वो बर्तन जो है वो मिट्टी डालने के लिए या पौधे लगाने के लिए नहीं दिया, वो आपने इसलिए दिया कि अगला दिन खाने की चीज डालेगा। तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन होता है। आपने किसी को कैलकुलेटर दिया है, तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन है, प्री डिटरमिन है, को बताने की जरूरत नहीं है कि इस पे कैलकुलेशन करनी है। अब वो अगर कैलकुलेटर से अखरोट तोड़ रहा है तो ये इसकी तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस कई दफा चीजों की नेचर देख के पता चल जाता है, लेकिन ट्रक देख के पता नहीं चलता। ये हाउ तो 1000 कामों में इस्तेमाल करें। अच्छा, कई दफा हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर लेसी एग्रीमेंट में साइन कर लेते हैं, कई दफा एसेट को देख के पता चल जाता है कि इसका पर्पस क्या है। ऐसी सूरत में हमेशा आपको फील होगा पेपर में कि लेसी वीक हो गया है। मतलब वीक हो गया से मुराद वो नहीं, मतलब ये कि लेसी का कंट्रोल कम हो गया है। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, एक सवाल पूछ लो इससे, ऑपरेट करने का राइट किसको है? ट्रक चलाने का ऑपरेट करने का राइट किसको है? जी ऑपरेट करने का राइट तो हमने लेसी को दिया हुआ है। कहते हैं बस फिर ये लीज है, ये लीज है। इसी तरह आपने शिप किसी को लीज पे दिया और शिप लीज के ऊपर देते हुए कहा भाई इसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप भेजेंगे, और ये जो है वो सिर्फ आपने हॉलैंड के जो है वो इलाके तक लेके जाना है और किसी मुल्क में नहीं लेके जाना। तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस क्या हो गया? प्रीडिटरमिन। बट हाउ एंड फॉर व्हाट पर तो प्रीडिटरमिन हो गया, तो देखने में लेसी कमजोर लग रहा है, लेकिन आप राइट टू ऑपरेट लेसी को दे दें। फिर कौन सा ड्राइवर रखना है, कैसा ड्राइवर रखना है, किस टाइम मिसाल के तौर पे चलाना है, ये भी हल्का फुल्का उसको राइट दे दें, कैसे चलाना है, क्या करना है, ये सारा राइट अगर आप लेसी को दे दें। तो अगर ऑपरेट करने का राइट आप लेसी को दे दें तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? लीज क्या बन जाएगी? लीज बन जाएगी। तो अगर तो आप हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसी के हाथ में छोड़ दें तो लीज ही है। हाउ भाई आपकी मर्जी है लेसी, व्हाट पर्पस भाई आपको दे दिए मैंने, जो मर्जी है करें, तो ये तो लीज है। लेकिन ये तो मेरी पिछली मिसाल थी, अब मिसाल मेरी कोई और है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस आपने प्री डिटरमिन कर लिया, बिठा के उसको कह दिया पुत्र ये करना है, ये नहीं करना। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस क्या कर लिया? प्री डिटरमिन कर लिया। असल में ये हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस आमतौर पे लेसर इसलिए प्री डिटरमिन करते हैं कि लेसर्स ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि उन्होंने शिपिंग लाइसेंस ही एक मुल्क का लिया होता है या कोई मसले मसाइल उनके होते हैं। तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस आप उसके साथ बैठ के क्या कर लेते हैं? प्री डिटरमिन। लेकिन ऑपरेट करने का राइट उसको दे देते हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है बस ठीक है, फिर इसको भी मेरे ख्याल से क्या करार दे देना? लीज। जरा पढ़े, कुछ समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूं आईकेएम ने कभी टेस्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं की। यही तो कॉन्सेप्ट है मेन, ये कभी भी टेस्ट नहीं किया, वो ऊपर ही घूमता रहता है, वो जो एक दो छोटी छोटी चीजें कल हमने की थी। पॉइंट नंबर 2, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट। is predetermined या स्लैश
बिकॉज ऑफ एसेट नेचर, बिकॉज ऑफ एसेट की नेचर। आप किसी एसेट की मिसाल दे दें जो देखते ही पता लग रहा है कि ये किस काम के लिए है। आपने वो एक मशीन सी देखी है जिसके अंदर बैठ के लोग जो है वो देखते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वीआर कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो उसके अंदर बैठ जाते हैं और वो वीडियो गेम टाइप वो चल पड़ती है और वो कभी समंदर में जा रहे होते हैं और इधर इधर लोग चीखें मार रहे होते हैं। तो अब आपने वो 2-3 मशीनें लीज पे ले ली और अपने घर में रख ली और मोहल्ले वालों को टिकट लगा दी। अब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज, नहीं इस मशीन का और क्या कर सकते हैं आप जरा बता दें, और क्या कर सकते हैं, नहीं बताएं ना मुझे और क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते ना, बस अब लोगों को बिठा के ऐनक लगा देते होते हैं और नीचे पता नहीं पाँव के वो ऐसे ऐसे मार भी रहे होते हैं पाँव पे हल्का हल्का कुछ, ताकि बंदे को लगे पता नहीं किधर मैं घूम रहा हूं। देखा होगा शायद आप लोगों ने। तो वो जो मशीन है, अगर आपने ले लिए 3-4 मशीनें लीज पे, तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज ऑलरेडी बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ एसेट। तो ऐसी सूरत में अगर आप राइट टू ऑपरेट उसको दे देना कि जिस टाइम मर्जी आओ, जितने मर्जी बंदों को बिठाओ, जितने मर्जी की टिकट लगाओ, जो मर्जी करो, तो फिर ठीक है, फिर ये लीज है, फिर कोई मसला नहीं। बिकॉज ऑफ एसेट नेचर। तो कई दफा कॉन्ट्रैक्ट में आप लिख के बता देते हैं कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इसका क्या है। कई दफा एसेट को देख के पता चल जाता है कि इसका पर्पस क्या है। फिर आप क्या ऐसा करें कि लीज बने, क्योंकि फिर तो चीजें प्री डिटरमिन हो गई ना, फिर तो लेसी परेशान हो गया, फिर तो चीजें प्री डिटरमिन हो गई कॉन्ट्रैक्ट में लिख के। लेसी अपने आप को वीक महसूस कर रहा है, फिर क्या करें ऐसा, एंड द लेसी हैज अ राइट टू ऑपरेट द एसेट। अब लेसी को आपने क्या दे दिया, राइट टू ऑपरेट। अच्छा, तो यहां पे आपका फोकस हो गया अब ऑपरेशन के ऊपर, आपने उसको ऑपरेट करने का राइट दे दिया। असल में अब आपने डिसीजन मेकिंग का राइट उसको नहीं दिया। हाउ, क्या लेके जाऊं ट्रक के ऊपर, नहीं सिर्फ बजरी। हाउ व्हाट पर्पस, नहीं सिर्फ बजरी। तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस आपने रोक लिया है, लेकिन एक हक उसको दे दिया है, वो क्या है, तो डिसीजन लेने का हक किसी हद तक उसका खत्म कर दिए और ऑपरेट करने का राइट उसको दे दिया। इस वजह से क्या बन गई है, लीज बन गई। तो लेट्स मेक इट सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आपने ट्रक दिया और कहा बजरी भी ले जाओ, इसके अंदर ईंटें भी ले जाओ, इसके अंदर रेत भी ले जाओ, इसके अंदर सरिया भी ले जाओ, इसमें गुड्स भी ले जाओ, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी ले जाओ, जब मर्जी ले जाओ, जिस मर्जी शहर में ले जाओ, तो ये कौन सा सिनेरियो है, जरा पढ़ के बताएं। पहला क्या क्या है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह द लेसी हैज, व्हाट द लेसी हैज, राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस ट्रक इज यूज्ड। दूसरी मिसाल, इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ऑलरेडी, भाई सिर्फ बजरी जाएगी, गुजरांवाला तक जाएगी और दिन के टाइम में जाएगी, चलो जब लेने दो, ऐसा नहीं लेना ना लो, तो फिर एक हक आप लेसी को कम से कम जरूर दे दें, क्या, राइट टू। अगर राइट टू ऑपरेट भी आपने खुद रख लिया, यानी ड्राइवर भी अपना कर दिया और कहा कि ऑपरेट पर बस ये किया करेगा और कब चलेगा ये इससे पूछ लेना, मुझे फोन करके हर दफा पूछा करना, फिर रिलीज नहीं है। लेकिन अगर आप राइट टू ऑपरेट सारा उसको दे दें, तो फिर यह क्या बन जाएगी, लीज बन जाएगी। और ये तो बड़ा डिफरेंट सा सिनेरियो है, ये मेरा नहीं ख्याल पूछे जाने का चांस है, आसान सा है ये पॉइंट भी। और अब मिसाल के तौर पे जो लेसी है, उसकी कोई बहुत बड़ी मशीन, आप दोस्त जो है वो समंदर के अंदर जो है वो डूब गई। अब लेसी ने जो है वो लेसर को कहा कि एक रोबोट बनाओ तुम मेरे लिए। उस रोबोट का डिजाइन, उस रोबोट के बाजू की लेंथ, उस रोबोट का सारा काम, उस सारा का सारा लेसी ने डिजाइनिंग करके दी। और लेसी ने लेसर को कहा भाई रोबोट तो मैं नहीं बना सकता, डिजाइन मैं बनवा के दे दिया आपको इंजीनियर से अपने बिठा के, अब आप ये रोबोट बनवाएं और बनवा के वो जाके मशीनों को मेरी सेट करेगा, नीचे करेगा और मेरी आप दोस्त वापस आएगी। तो करोड़ों रुपए में रिपोर्ट बने, क्योंकि अरबों रुपए की शिप मेरी जो है वो नीचे डूबी हुई है, उसको मैंने निकालना है। तो अब ऐसी सूरत में लेसी चीज का डिजाइन डिटरमिन कर रहा है, ऑपरेट लेसर करेगा, क्योंकि लेसर के पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज है कि रोबोट को नीचे कैसे लेके जाना है, रोबोट को ऑपरेट करके चलाना कैसे है। लेसी शायद ऑपरेट ना कर सके, लेकिन डिजाइनिंग किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर है। तो ऐसी सूरत में भी और हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन है,
वो रोबोट ने और क्या काम करना है, वो तो बन ही उस प्रोजेक्ट के लिए रहा है। तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस क्या हो गया, प्रीडिटरमिन हो गया। कैसे, उसने वही काम करना है और तो काम शायद बाद में कर ना सके। नंबर 2, ऑपरेट करने का राइट नहीं है लेसी। लेसी बेचारा ऑपरेट कैसे करेगा रोबोट को, उसने कभी रोबोट को हाथ नहीं लगाया, वो तो मशीन ऑफ दोजें और उन चीजों को चलाता है, शिप्स को चलाता है, उसका इस फील्ड में एक्सपर्टाइज ही नहीं है, वो ऑपरेट कर नहीं सकता। ऑपरेट करने का हक उसने किसको दे दिया, लेसर को। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है अगर डिजाइन लेसी ने किया उस एसेट को तो इसका मतलब है पर ये लीज है, ये तो बड़े खास किस्म का। इफ द लेसी डिजाइन द एंड इट्स डिजाइन ही प्रीडिटरमिन हाउ एंड फॉर व्हाट, और डिजाइन देख के पता चल रहा है ये किस पर्पस के लिए बना हुआ है। तो लिखिए पॉइंट बी के अंदर, ऐसी सूरत में अगर लेसर ऑपरेट भी कर लेगा, बोले ना, ऐसी सूरत में अगर लेसर ऑपरेट भी कर लेगा उस रोबोट को, ऐसी सूरत में अगर लेसर उसे ऑपरेट भी कर लेगा तो फिर भी ये लीज है। भाई आपने लिखा है? नहीं लिखा ना, ये पता चल जाता है इधर बैठ के। ऐसी सूरत में लेसर अगर उसे ऑपरेट भी कर लेगा तो फिर भी ये लीज है। अच्छा जी, अब हम आज के नोट्स में ऐसा करेंगे कि ये बजरी वाली मिसाल, वो पहली मिसाल आपको ट्रक की देंगे हम आज के नोट्स में डाल के, उस ट्रक की मिसाल के आगे लिखा होगा कि वो कोई भी सामान लेके जा सकता है, और उस डब्बे में ये वाली 2 लाइनें लिखी होंगी। फिर हम अगला डब्बा बनाएंगे होमवर्क के वो उसमें नोट्स में, उसमें ये 2 लाइनें उठाएंगे, साथ ये 2 लाइनें उठाएंगे और दूसरा सिनेरियो बना देंगे जिसमें एक ऐसे ट्रक की मिसाल आपको दे देंगे जो सिर्फ बजरी लेके जा सकता है, खास एरिया में लेके जा सकता है, लेकिन ऑपरेट करने का राइट लेसी को दे देंगे। और ये तीसरी मिसाल हम आज के नोट्स में आप दोज वाली डालेंगे, और जो है तो आज के नोट्स में 3 जो है वो डब्बे बने होंगे। एक डब्बे के अंदर ये लाइन लिखी होगी पहली वाली, ये वाली लाइन, एक डब्बे के अंदर ये लाइन लिखी होगी और आगे फिर उसकी एग्जांपल लिखी होगी, और एक डब्बे में ये वाली 2 लाइनें मिला के इन 2 लाइनों के साथ लिखी होंगी, क्योंकि ये 2 लाइनें तो ऊपर सबके साथ मिलनी है। तो सादा सी बात बस बता दें, इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज इन द हैंड्स ऑफ lessee then it is a lease, but if how and for what purpose is already in the contract or due to nature of asset it is already predetermined, then still it will be it can be classified as lease if then still it can be classified as lease if lessor gives the right to operate the asset to lessee or lessee has designed the एसेट। ओके, अब हम इस डिस्कशन को ना क्लोज करेंगे और हम IFRS 8 शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों ने पेज नंबर 35 पर आना है और कुछ मिसालें तो मैंने आपको कहा ना आज के नोट्स में डाल दूंगा, लेकिन ये भी जरा ट्राई कीजिएगा। लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट द हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, समझ आ गया फिक्रा? और आगे क्या लिखा हुआ है, राइट टू ऑपरेट द एसेट इज विद लेसी। यूज प्रीडिटरमिन्ड है, सिनेरियो पता ना दूसरा वाला कौन सा, ये लाइनें तो लिखनी है, उसकी एसेट की नेचर देख के पता चल रहा है, या फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इनका यूज क्या है, यूज क्या है दोनों का, लेकिन लेसी के पास क्या है और लेसी ने। अब ये इसकी आप एक एक मिसाल पढ़िएगा, मिसाल के तौर पे राइट टू ऑपरेट, ऑफ फैक्ट्री लीजेस अ स्पेसिफिक कन्वेयर बेल्ट, एक फैक्ट्री को एक बेल्ट चाहिए थी, उसने बेल्ट लीज पे लिया, फैक्ट्री नहीं। इट्स ओनली जॉब इज टू मूव बॉक्सेस, वो हवाई जहाज में नहीं होता सामान, इट्स ओनली जॉब इज टू मूव बॉक्सेस, हाउएवर द फैक्ट्रीज ओन स्टाफ फिजिकली पुशेस द बटन्स एंड ड्राइव्स द बेल्ट डेली। बताएं आप, राइट टू ऑपरेट उसको दे दिया ना, तो डेट्स वाई ये क्या बन गई, लीज बन गई। और एक बड़ी अजीब सी मिसाल हमने बिल्कुल डाली है, ये पता नहीं आप खुद पढ़िएगा, सप्लायर का राइट है टू डायरेक्ट द यूज। ये सप्लायर का राइट है टू डायरेक्ट द यूज
कौन सा वाला सिनेरियो है? सप्लायर हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज। कौन सा सिनेरियो है? तसल्ली से हाथ खड़ा करके बताएं। सप्लायर हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज। सप्लायर हैज द राइट टू, जी पहले का ऑपोजिट। एक्सेलेंट। पहला क्या कहता है? किसका राइट है टू डायरेक्ट द यूज? इफ द लेसी हैज टू डायरेक्ट। और हमने चौथी मिसाल अपनी तरफ से डाली है, वो ना इसकी है ना इसकी है ना इसकी है, बस के बल्कि इसके नेगेटिव की है। क्या है वो मिसाल? इफ द लेसर हैज द राइट टू डायरेक्ट, हाउ एंड व्हाट। चलिए एक दो मिसालें कर भी लेते हैं। पेज नंबर 32 पे आए। ये पेज नंबर 35 तो आपका होमवर्क हो जाएगा ना। कोई लेक्चर नोट्स नोट कर रहे? कौन जी? अच्छा, एक दो मिसालें कर लें। ये क्या फिक्रा है? कौन सा पेज है? 32। ये क्या फिक्रा है? हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। लेसी के मजे, लेसी के मजे। ये फिक्रा किसके बराबर है? ये फिक्रा बताएं किसके बराबर है? लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। भाईजान ये फिक्रों की तरह अंग्रेजी समझनी है। हाउ, कैसे, फॉर व्हाट पर्पस, किस लिए, इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। लेसर ने ये मोबाइल देते हुए आपको कुछ भी नहीं बताने का, जो मर्जी करो। तो मजे हो गए। ये तो पहला वाला फिक्रा है। क्या फिक्र? ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू, यानी ये फिक्रा किसके बराबर है? कर लिखवाए ना। लेसी हैज राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। पूरा लिखें। लेसी हैज राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। भाई ने अच्छा किया, फिक्रा पूरा लिखवा दिया। एसेट इज यूज्ड, क्योंकि इस तरह अधूरी बात कई दफा घर में समझ नहीं आती। कोई बंदा कोई चीज देते हुए आपको कह दे कि यार जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हाउ नहीं, इसकी इंग्लिश ऊपर वाली क्या बनेगी? हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्रीडिटरमिन नहीं किया उन्होंने क्या करना है इसका मतलब है हम फिर इसका जो मर्जी करें। मुझे तो इस फिक्रे से लग रहा है लेसी स्ट्रांग हो गया है। तो ये क्या साबित हुआ है? इसकी मिसाल पढ़ें। कस्टमर ने क्या चीज लीज पे ली है? प्लांट। कस्टमर के पास राइट है व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड। व्हाट पर्पस हो गया ना, व्हाट पर्पस। व्हेन मैन्युफैक्चर्ड, टू हुम आई विल सेल, यानी हाउ हो गया। ये हाउ का मतलब होता है कैसे, और व्हाट पर्पस का मतलब होता है कि क्या करना है इसका। कंक्लूजन, कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज। अच्छा, ये किसी को पता हो? मैंने कहा था हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस कई दफा प्री डिटरमिन हो जाता है। इसका हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट और बाय नेचर ऑफ एसेट। ट्रक के केस में सिर्फ बजरी जाएगी, और वो जिसके अंदर वो वर्चुअल पता नहीं क्या आप लोगों ने बोला है, तो उसके अंदर जो है उसका हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस उसकी नेचर देख के पता चल रहा है। तो सम टाइम चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस वो दोनों एग्री कर लेते हैं, या उसकी नेचर देख के पता चल जाता है कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस क्या है। ऐसी सूरत में आप अगर दे दें क्या? कस्टमर को राइट टू ऑपरेट। ये मैंने सवाल नहीं बनाए हुए, एग्जांपल्स बनाई हुई है समझाने के लिए। तो इसकी एग्जांपल करते हैं। कस्टमर ने क्या लिए लीज पे? शिप ली है। सप्लायर हैज द फॉलोइंग राइट्स। सप्लायर हैज द फॉलोइंग राइट्स। ओ, सप्लायर हैज द फॉलोइंग राइट्स।
विच प्रोडक्ट शिप विल डिलीवर, ये मैं बताऊंगा क्योंकि मेरी शिप है, मैं तुझे 3 साल के लिए लीज पे दी है, इसकी लाइफ तो 50 साल है, 3 साल तो इस पे क्या लेके जाएगा मैं बताऊंगा। बाद में पता चले तो इस पे लिक्विड प्रोडक्ट्स लेके जा रहा और जगह जगह लीक हुई और मेरी शिप भी खराब कर दे, तो ये मैं तुझे बताऊंगा क्या चीजें जाएंगी। इन विच कंट्रीज इट विल गो इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओ तेरी खैर, ये तो सप्लायर ताकतवर हो गया, लेकिन आगे पढ़े, अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, फिर कंक्लूजन एंड पे देंगे हम। हाउएवर राइट टू ऑपरेट इज विद, मतलब द, मतलब नहीं आगे है, मतलब क्या, राइट टू ऑपरेट कैसे करेंगे हम, द हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ स्टाफ टू ऑपरेट द शिप इज इन customer's hand, and timing to move is also is in the, so customer is directing the use by, so that's why it is a lease. How and for what purpose is predetermined, वो predetermined हो गया तो लेसी तो बेचारा परेशान हो गया। पता नहीं आप लोग हाँ नहीं करते, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्रीडिटरमिन हो गया, भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो लेसी तो परेशान हो गया ना। लेकिन लेसी ने खुद डिजाइन कराया ये एसेट अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर, अब ऑपरेट चाहे लेसर करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड सप्लायर टू बिल्ड अ, सो दैट ही कैन मैन्युफैक्चर द, नाउ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज, बट मशीन इज डिजाइन्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, सो कस्टमर इज डायरेक्टिंग द यूज। इसमें उससे वो ऑपरेट भी खुद ही कर रहा हूं, ऑपरेट वाला कोई वो तो नहीं था कि ऑपरेट हमेशा ही लेसर करे, इसमें तो ऑपरेट भी लेस ही कर रहा होगा। लेकिन मेन बात क्या है जिसकी वजह से हमने इसको लीज करार दिया है, इस मशीन का डिजाइन किसने बना के दिया था, मशीन तो लेसर ने कहीं से बनवाई होगी, इस मशीन का डिजाइन, मॉडल, मैप किसने बनवा के दिया था, लेसी ने। अच्छा वैसे अगर कभी जिंदगी में ऐसा हो कि चीजें प्रीडिटरमिन ना हो तो इट इज अ गुड साइन फॉर लेसी, ऐसा है ना, फिर तो लेसी की मौजें हैं अगर चीजें प्रीडिटरमिन ना हो। नॉट प्रीडिटरमिन का क्या मतलब होता है कि लेसी हैज राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, एक बात में लिख लीजिएगा, यही मतलब होता है ना नॉट प्रीडिटरमिन का। तो इट इज अ गुड साइन फॉर लेसी, दैट्स व्हाई इट इज अ लीज। और अगर प्रीडिटरमिन हो जाए, बट भाई एक ही बात को 1000 तरीके से करें ताकि किसी तरह जेन में बैठ जाए, प्रीडिटरमिन हो जाए बट लेसी कैन ऑपरेट, और इट इज ऑल्सो अ गुड साइन फॉर लेसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एग्जाम्पल है इस तीनों में साबित हुआ इट इज अ लीज। अब देखें पास पेपर का कौन सा सवाल आया हुआ है इसका, एक पूरा फुल फ्लैज जो 4 एडजस्टमेंट्स हैं। उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट अनलकीली नहीं है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया। आज आपको मैंने होमवर्क भी नहीं इसीलिए देना कि आज सिर्फ आप लोगों ने ये सारा करके आने जो कराया है। लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा, बेशक ये वाला पोर्शन दोबारा अटेंड करें वो आपकी मर्जी है। तो बस यही होमवर्क है आपका कि ये वाला लेक्चर बेशक दोबारा अटेंड कर लें। हाँ कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सवाल है पास पेपर का, ज़रा देख लें। तो इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा घर में, फिर लिखवाना मैं कल सिखाऊंगा दोबारा। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि यस आई एम अ ग्रोन अप नाउ, मुझे पता है कि स्टैंडर्ड की लैंग्वेज ये है और इसमें से आई कैप ने कभी सवाल नहीं डाला अभी तक, तो पीछे ये बच गया, तो इसको अगर कल वाले को सिनेरियो बेस में डाल के अगर आपको ये अंग्रेजी लिखना आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। शायद इक्का दुक्का इसकी भी कोई हल्की फुल्की एडजस्टमेंट डाली हो, मेरा नहीं ख्याल इसकी डाली हुई है। तो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 19 है।
बनाओ भाई दूसरा पार्ट। अच्छा नहीं अभी नहीं, साथ ही आ जाए इधर पेज नंबर 20 पे। दो तीन छोटी छोटी चीजें जरा थ्योरी की हैं, हम इतनी ज्यादा लोड नहीं डालना चाह रहे, आहिस्ता आहिस्ता इनको करते रहें। सेकेंडरी इंडिकेटर्स, प्राइमरी इंडिकेटर्स बताएं फाइनेंस लीज डिसाइड करने के। पांचों में से एक का जवाब भी, या ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या परचेज ऑप्शन अवेलेबल है और ये उम्मीद है कि आप परचेज करेंगे, 75%, 90% और स्पेशल नेचर, तो लीज क्या बन जाएगी? अगर उन पांच, अच्छा ये कभी आई के आपने न्यूमेरिकली टेस्ट नहीं किया वैसे, लेकिन एमसीक्यूज की हद तक जहन में रखिएगा। अगर, लेकिन न्यूमेरिकल में भी आ सकता है कि उन पांच का जवाब नो आ गया तो स्टैंडर्ड कहते हैं ये 3 सवाल और पूछा करो। अगर इन 3 में से एक का भी यस आ गया तो खैर है, फाइनेंस लीज ही बना दो, कोई मसला नहीं। इंडिकेटर्स ऑफ सिचुएशन दैट इंडिविजुअली कुड, कंबाइन करके तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल का मतलब है इनमें से एक भी, that individually could also lead to lease being classified as, और यहां आके भी स्टैंडर्ड अजीब है, कहते हैं ये भी कंक्लूसिव नहीं है, अगर और कोई नौवीं चीज भी आपके जहन में हो तो वो भी सोच लेना। मतलब चीज को थोड़ा सा ओपन रख रहा है। बेसिक थीम पता है क्या है? बेसिक थीम है कि आपने देखना होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है या नहीं। वो कई दफा एलटी को लाइफ से डिवाइड करके पता चल जाता है यार ये तो ज्यादा अरसा मेरे पास ही है। कई दफा वो फेयर वैल्यू का 90% पैसा अगर आपसे रिकवर कर रहा होता है तो भी पता चल जाता है ये तो एसेट लेसी को बेच दिया आपने। कई दफा उसके नाम लगवा रहा होता है तो भी पता चल जाता है। असल मेन लाइन ये 8 लाइनें नहीं है, असल मेन लाइन वही है जो पहले दिन पढ़ाई थी पेज 27 के ऊपर। फाइनेंस लीज इज अ लीज इन विच द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर टू। अब ये कैसे पता चला करेगा? इसके लिए 5 टेस्ट लगाएं। अगर 5 का जवाब भी नो आए तो फिर 3 टेस्ट लगाएं। इन 3 का जवाब भी नो आए तो कहते हैं मेरे ख्याल से फिर भी देख लेना, कोई 9वीं 10वीं चीज भी अगर आपके जहन में आ रही हो जो मैंने नहीं लिखी वो भी देख लेना, ठीक है? फिर उसके बाद ही डिसाइड करना ये लीज क्या है, ऑपरेटिंग। तो अब इन 3 के ऊपर आप उर्दू में लिख लें। 5 का जवाब नो आएगा तो ये 3 भी लगा के देख लेंगे। अगर एक का भी यस आ जाए तो फाइनेंस लीज है। जब 5 का जवाब नो आएगा तब ये 3 लगा के देखेंगे। जब 5 का जवाब नो आएगा तब ये 3 लगा के देखेंगे। और एक का भी यस आ गया तो ये लीज फाइनेंस है। ओके, ये क्या है खुद ही पढ़ लें जी। वो बोतल भी ले जाइएगा ना, वो पड़ी हुई। इफ द लेसी कैन कैंसल द, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि लेसी लीज को कैंसिल कर सकता है तभी करेगा ना, वरना कैसे करेगा? इफ लेसी कैन कैंसिल द लीज, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि तुम लीज को कैंसिल कर सकोगे तो लॉसेज ऑफ कैंसिलेशन विल बी बोर्न बाय, तो नुकसान फिर तुम बर्दाश्त करोगे, नुकसान तुम बर्दाश्त। तो लेसर ने अपने आप को रिलैक्स कर लिया, इसका मतलब है रिस्क किसको ट्रांसफर कर दिया? लेसी को। तो मेन बात वही है, रिस्क लेसी को ट्रांसफर करें ताकि ये फाइनेंस लीज बने। लॉसेज ऑफ कैंसिलेशन सिर्फ पेनल्टी नहीं होती, लॉसेज ऑफ कैंसिलेशन हजारा होते हैं। कई दफा गवर्नमेंट उस एसेट को रोकने के ऊपर कोई पेनल्टीज लगा देती है। कई दफा गवर्नमेंट कहती है इतना अरसा तो इस्तेमाल करना था, इतनी मुश्किल से आपको ये लाइसेंस हमने अरेंज करके दिया था। वो प्रैक्टिकली हजारों लॉसेज होते हैं लीज कैंसिलेशन पे। तो जो लेसर बेचारे को लीज के, मिसाल के तौर पे लेसर ने कहीं से पकड़ा हुआ था एसेट बाहर के मुल्क से, अब बाहर के मुल्क वालों ने कहा कि अगर तेरे लेसी ने इनकार कर दिया तो हमें तो 2 साल किराया देता रहे।
अब वो बैंक बेचारा एमसीबी रो रहा है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, कहता है तूने मुझे फंसा दिया, तू लीज कैंसिल करके बैठ गया और बाहर वाला सप्लायर मुझे कह रहा है मैंने लीज कैंसिल नहीं करनी, मैंने तेरे लिए उधर से मंगवाया था, अब लॉसेस कर तू बर्दाश्त। समझ आ गई होगी शायद आपको बात। तो डेट्स व्हाई इट इज अ फाइनेंस लीज। अगली बात, गेन्स और लॉस फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्रू टू लेसी। कई दफा ऐसा होता है कि लेसर उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि पांचों सवालों का जवाब नो आ गया है, लेकिन लेसर एग्रीमेंट में लिख देते हैं कि इस एसेट की फेयर वैल्यू ऊपर नीचे हुई ना तो उसका बेनिफिट तू ही ले लें, मतलब यही होता है कि तू एंड पे खरीद लें इस एसेट को, वाजे तौर पे लिखा नहीं होता। तो अगर एसेट की फेयर वैल्यू का ऊपर नीचे होने का बेनिफिट कौन ले, तो इसका मतलब है ये लीज क्या बन गई है, फाइनेंस। और तीसरी शर्त तो नहीं, यानी तीसरी टाइप जिसमें वो लीज फाइनेंस बन सकती है, लेसी हैज द एबिलिटी टू कंटिन्यू द लीज फॉर अ सेकेंडरी पीरियड एट अ नॉमिनल रेंट। मेन पीरियड होता है IS 38 जैसे लाइसेंस रिन्यू हो जाता था, एक मेन पीरियड होता है, एक सेकेंडरी पीरियड होता है। अगर सेकेंडरी पीरियड का रेंट होने के बराबर है या ना होने के बराबर, तो फिर तो लेसी सेकेंडरी पीरियड में भी इंजॉय करेगा, तो बस ये तुम उसी को दे रहे हो। लेकिन ये एक ऑब्वियस सी बात है, ये सेकेंडरी पीरियड ये नहीं होगा कि वो 5 साल है तो सेकेंडरी पीरियड 5 दिन होगा, वो भी फिर 2-3 साल ही होगा, अच्छा खासा सेकेंडरी पीरियड होगा। तो बता दें इन 3 में से अगर कोई बात आ गई और उन 5 का जवाब नो भी हुआ तो लीज क्या बन जाएगी। बस एक दो दफा पढ़ लीजिएगा ताकि अगर MCQ में आए तो आपको पता हो कि ये 3 कौन से इंडिकेटर हैं, सेकेंडरी, और वो कौन से थे, प्राइमरी इंडिकेटर। ओके, अब आप आए इधर पेज नंबर 13। अच्छा, अब थोड़ी सी ना रिवीजन भी शुरू करें। आज अब मैंने आपको होमवर्क तो नहीं देना, लेकिन ये मैं आज नोट्स में डाल दूं कि ये 2 सफ़े रिवाइज करें, पेज नंबर 12 और 13, ये ज़रा डालेगा। पेज नंबर 12 और 13 रिवाइज कराइएगा। ये पेज 12 और 13 क्या है, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट, इनको ज़रा आप रिवाइज कराइएगा। अगर आप लोग नोट्स में डाल दें तो मैं फिर याद से डाल दूंगा, तो इनको आप रिवाइज कराइएगा। इसी को थोड़ा सा ज़रा इधर से भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई 1-2 नई बात भी आपको पता चले। लेसी ने एक गाड़ी एक्वायर किया 9 मंथ के लिए लीज पे एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹10,000। तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, हर महीने यही एंट्री होगी, क्योंकि ये कौन सी लीज है, शॉर्ट टर्म। तो इसमें आप चॉइस ऑप्ट कर लें तो ये वाली ऑप्शन अवेलेबल है। ये वाजे तौर पे कहीं लिखी नहीं हुई, लेकिन एक जगह एग्जाम्पल बनी हुई है, ICAP ने अपनी किताब में दी थी। लेसी एंड लेसर एंटर इनटू अ 5-year लीज, बोथ कैन कैंसिल द लीज एट एनी टाइम। इसको लोग कहते हैं बेहतर है कि शॉर्ट टर्म लीज ही कह दो। वाई, लीज टर्म तो क्या है 5 साल, बट दोनों कैंसिल कर सकते हैं, कब, किसी भी वक्त। तो ये लीज क्या है, शॉर्ट टर्म। आगे चलें, एट एनी टाइम लिखा हुआ है ना, या आफ्टर 3 year लिखा हुआ है। अगर आफ्टर 3 year लिखा होता फिर नहीं, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त। तीसरा पढ़ें, हाँ ये जरा रिवाइज करना पड़ेगा। टेस्ट आपका कब है, मंडे को। तो मुझे कोई याद करा दे, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट के इस डब्बे में से हम आपके लिए MCQs या ट्रू फॉल्स डाल देंगे, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं सारी। रिवाइज कीजिएगा तो फायदा होगा, या लेक्चर देख लीजिएगा किसमें की हुई है, कोई बता दे बेशक लेक्चर, छोड़े पर लेक्चर क्या देखने होते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं तो साथ वाले से पूछ लेंगे। हाँ बोलें, अ लीज डेट कंटेन्स अ इज नेवर अ, आप पढ़ें जरा। लीज 9 मंथ्स की है, लेकिन इसमें क्या है, तो फिर बताएं, नॉट अ शॉर्ट टर्म लीज। आगे चलें, एग्जाम्पल नंबर 6, देख के बताएं कौन कौन से लो वैल्यू एसेट है, नाम पढ़ें 6 चीजों के। ऑफिस बिल्डिंग लो वैल्यू है, ऑफिस फर्नीचर, यस लो वैल्यू। कंपनी कार्स,
कुछ सेल पर्सोनल को देनी है, कुछ सीनियर मैनेजमेंट को देनी है, डिफरेंट क्वालिटी की गाड़ियां हैं, डिफरेंट इंजन कैपेसिटी है, बोलें नो। आगे चलें। नहीं, ट्रक और वैन कहां से लो वैल्यू होना है, गाड़ी नहीं लो वैल्यू तो। आगे आईटी इक्विपमेंट सच एज लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, ये क्या है, लो वैल्यू। एग्जांपल 7 तो की थी, 8 भी की थी। कैलकुलेटर पकड़ें, एग्जांपल 9 करें। An NT leased a car under a 10-month lease at 40,000 per month for first 5 months and 30,000 for next 5 months. बताएं 40,000 ज़रब 5 करेंगे और 30,000 ज़रब 5 करेंगे। स्ट्रेट लाइन बेस पे एक्सपेंस बता दें हर महीने का 35,000। अच्छा 10-11 जरा खुद ट्राई कीजिएगा ताकि पता चले कि शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू एसेट क्या होता है और फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज क्या होती है। 10-11 खुद ट्राई कीजिएगा, होमवर्क में हम डाल देंगे, यानी ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस 12-13 मुझे कल याद करा दीजिएगा। तो रिवीजन ऐसी एक दो दफ़ा रिवीजन करवाई थी तो उसमें डाल दिया था, कल मुझे कोई याद करवा दें, जो दूसरा पार्ट होगा उसमें कर लेंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल करें। आज हमने सुबह सुबह पढ़ा है व्हाट इज़ लीज एंड व्हाट इज़ नॉट अ लीज, और उसमें फोकस हमारा सिर्फ कंट्रोल टेस्ट के ऊपर था, और कंट्रोल टेस्ट में भी डायरेक्ट टू यूज़। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर चीज़ें प्री टर्मिन ना हों फिर तो लेसी के मज़े हैं, और अगर प्री टर्मिन हो भी जाएं तो भी लेसी के मज़े हैं अगर आप उसे ऑपरेट करने का राइट दे दें या उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर एसेट डिज़ाइन कर दें। अच्छा शेर खान भाई आ जाएं क्लास में, कोई बैठे में है तो, वरना वैसे ही कोई भाई इधर आ जाए कुर्सी के ऊपर, कोई आ जाए, साथ वाले को कोनी मार दें। आप आ जाओ, आप आ जाओ। शेर खान वाला सवाल है क्वेश्चन बैंक के अंदर, स्टडी टेक्स के सवालों में। मिल गया क्वेश्चन नंबर 4। ओके हमने डेफिनेशन आज पढ़नी है लीज टर्म की, उससे पहले हमें इधर आना पड़ेगा, पेज नंबर 160। बैठ जाए। नहीं नहीं बैठना है ना, बैठना ही तो है। द लीज इज नॉन कैंसलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ, बोलें 3 years। सिनेरियो 1 उधर देखो, ये शेर खान है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, शेर खान लिमिटेड, वो छुप गया है, क्या लिखा हुआ है, पढ़े आगे, शेर खान लिमिटेड, शेर खान लिमिटेड इज अ लेसी। तो अब सिनेरियो 1, लीज इज नॉन कैंसलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2001, 2002, 2003 के लिए लीज इसके लिए क्या है, नॉन कैंसलेबल फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, रिलैक्स रहना। आफ्टर विच शेर खान देन हैज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 years। तो 2001, 2, 3 के लिए लीज क्या है, इसके लिए नॉन कैंसलेबल, और 2004 और 5 में ये क्या कर सकता है, लीज को एक्सटेंड कर सकता है। शेर खान से इसका इरादा पूछते हैं। शेर खान इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन, वो रीजनेबली सर्टन है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा। एलटी सवाल में क्या लेंगे, 5 या 3? 5। एलटी सवाल में क्या लेंगे, 5। आज लीज टर्म की डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा, उसमें लिखा होगा एक्सटेंशन को तब ऐड करना है जब रीजनेबली कि वो एक्सरसाइज करेगा। वो शेर खान उधर मुस्कुरा रहा है, उसको भी बुला लें, इधर आजा भाई, तू आजा इधर। शेर खान नहीं अच्छा मैंने वायरल हो जाऊंगा। अच्छा जी सिनेरियो 2 पढ़ें। Lease is non-cancelable for a period of 3 years from the after which Sher Khan has the option to extend the lease।
शेर खान कहता है ना 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 ना, बोल बोल बोल, ऐसे ऐसे कर, मैं लीज को रिन्यू नहीं करूंगा। अब बताएं लीज टर्म कितनी बनी, 3 साल 5 साल? 3 साल। ठीक है, अगला सवाल पढ़ें। मैं देख रहा हूं तेरा मुंह बन के जा रहा है साथ साथ। The lease is for 10 years, during which the first 7 years is non-cancelable. At the end of 7-year period, Sher Khan has the option to terminate the अच्छा, लीज इज 10 years during which first 7 is non-cancelable. लीज है 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसमें से 2001 से 7 तक ये कैंसिल नहीं कर सकता, और आखिरी 3 साल हैज द ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज व्हेन 7 साल के बाद। एट द एंड ऑफ 2007, 31 दिसंबर 7 को ये लीज जाके कैंसिल कर सकता है। जी क्या इरादा है, क्या रीजनेबली सर्टेन क्या है? आप बताएं क्या लीज टर्म 7 साल है या 10 साल है? 7 साल। ठीक है जी, अगला सवाल पढ़ें। हाँ जी, डिसाइड करें। मैं सर्टेन क्या हूं? दैट आई विल नेवर एक्सरसाइज द, मैं वो टर्मिनेट करूं? मैं नहीं टर्मिनेट, मुझे इतनी कमाल की चीज मिल गई, मैं क्यों टर्मिनेट करूंगा? ये तो इतनी मुश्किल से लोगों को मिलती है। तो 7 साल भी इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद 3 साल और इस्तेमाल करूंगा। ठीक है जाए। Lease is for 10 years, during which first 7 years is non-cancelable. At the end of 7th year, both Sher Khan and Lesser have the option to terminate the lease. अच्छा भाई, लेसी तो सर्टन है कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं एक डर लेसर का तो है ना हमारे दिल में। अगले ने अपने हाथ में भी रखी हुई है और ये रखी हुई है, ऐसे ही है ना, हर वक्त आपको डर तो लगा रहता है मर जाऊंगा, आपके हाथ में तो नहीं है। तो अगले के हाथ में तो है ना, आपका इरादा है मैं नहीं मानना मैं नहीं, हले नहीं, लेकिन क्या आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो माना कि आपका इरादा नहीं है, आपका तो है, वैसे मैं कह रहा हूं आपका इरादा नहीं है अभी कि मैं कैंसिल करूंगा, लेकिन ये पावर किसके पास और है? लेसर के पास। सो दैट्स वाई, हाँ दैट्स वाई इट इज आ टर्मिनेशन पीरियड को जरूर कंसिडर करें, क्योंकि हो सकता है अगला क्या कर दे, टर्मिनेट कर दे। अब बस आखिरी बात हम आज की पढ़े हैं लीज की, यही वाली, इसकी डेफिनेशन का पहले मैं आपको पेज नंबर लिखवाता हूं कौन सा है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कहाँ है लीज टर्म की डेफिनेशन? पेज नंबर 6 पे। The non-cancelable period for which the lessee has the right to use the asset together with
सिनेरियो 1 और सिनेरियो 3 से सिर्फ आपको समझ आएगा ये। अभी सिनेरियो 1 की वो एग्जांपल देने लगा है। टेल मी द नॉन कैंसलेबल पीरियड। 2001, 2002 और 2003, इट इज नॉन कैंसलेबल पीरियड। द नॉन कैंसलेबल पीरियड 3 years, और उसके बाद एक ऑप्शन है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर, द नॉन कैंसलेबल पीरियड फॉर विच द लेसी हैज राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट। व्हाट इज द नॉन कैंसलेबल पीरियड इन विच ही हैज द राइट टू यूज द एसेट? टुगेदर विद, बोथ ना पढ़े अभी, टुगेदर विद पीरियड कवर्ड बाय एक्सटेंशन। इसमें डाल दो एक्सटेंशन, अगर द लेसी इज सर्टन, और अगर वो सर्टन नहीं है तो ना डालो। लेकिन इसको समझने के लिए सिर्फ बेहतरीन एग्जांपल है, एग्जांपल सिनेरियो नंबर 1। आप बता दें सिनेरियो नंबर 1 में क्या था? नॉन कैंसिलेबल कितना था? टुगेदर विद, इसमें एक और चीज डालो ताकि एलटी निकले। टुगेदर विद व्हाट? एक्सटेंशन। बट इफ रीजनेबली सर्टन हो तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल सिनेरियो 1 है। ये नीचे वैसे हमने रेफर किया हुआ क्वेश्चन, पेज नंबर इसलिए नहीं लिखा हुआ कि किताब में पेज नंबर बदलते रहते हैं। अच्छा, द नॉन कैंसलेबल पीरियड फॉर विच लेसी हैज द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट। कोई हज पे जा रहे हैं आपके जानने वाले? एक और सलमान, और आपके जानने वालों में भी और भी? भाई अभी से उनको सब्र सिखा दें। उधर जो है ना, ये इस तरह के ये होते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये क्या बात है, ये चल नहीं रहा, बस नहीं आई हुई, भाई बोलते रहते हैं तो चुप रहो, वो चौप का लगे रहते, खाना नहीं खाया, बस वो नींद नहीं मेरी पूरी हुई। तो सब्र अगर आप सिखा देना, कोई हज पे जा रहे हैं तो उनको आप बहुत बहुत बड़ा उनके हज वाला अजर ले जाएंगे। ओके, की हो गया, रिलैक्स चिल, की हो गया, बस आ जाएगी तेन ले जाएंगे। चलो जी, पुराना वाला वन नोट जिंदाबाद। ये इसमें तो फौरन चीज़ें खुलती थी। तो ये चल पड़ा हुआ है, ये कब से चल पड़ा हुआ है? ये तो इसी पे वापस आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। ये देखें कैसे कैसे चलता है, ज़बरदस्त। पुराने ये हमारे वाले नोट्स पढ़े हुए इस पे, कैफ 6 अगस्त, ओए हो माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए ये सारी डायग्रामें भी बनी हुई, ओह माशाल्लाह, ये स्पीड इसकी थी माशाल्लाह। इसमें पुराने पे खुद ही वापस आ गया मुझे लगता है वो, माशाल्लाह। कंट्रोल M करके खुल भी गया, शेर खान मिल भी गया। ये सर उमैर को भी बता दो भाई, हो सकता है उनको पता, उन्होंने मुझे नहीं बताया, और अगर उनको पता था मुझे नहीं बताया तो उनसे ज़रा पूछो। साड़ी वारी नया यूज़ करें, अच्छा। ये देखें, ये होती थी स्पीड। ओके, सिनेरियो 3, द लीज इज फॉर 10 year पीरियड ड्यूरिंग विच फर्स्ट 7 year इज, पहले 7 साल के हैं, नॉन कैंसलेबल। अब पढ़ें,
द नॉन कैंसलेबल पीरियड फॉर विच द लेसी हैज द राइट टू यूज एन व्हाट इज दैट 7 नहीं, कुछ लोग जरा शेकी हो गए हैं। द लीज इज फॉर 10 ईयर ड्यूरिंग विच फर्स्ट 7 इज द नॉन कैंसलेबल पीरियड फॉर विच द लेसी हैज राइट, बताएं 7, टोटल तो 10 था बट नॉन कैंसलेबल कितने? टुगेदर विद पीरियड कवर्ड बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन को डालो बीच में। इफ लैसी इज सर्टन नॉट टू टर्मिनेट, बड़ी कमाल की अंग्रेजी है। तुम टर्मिनेशन को सिर्फ कब डालना एलटी के अंदर? जब तुम्हें पता चले नॉट टू टर्मिनेट। इधर तो कर रहा था, तो इसकी मिसाल तो इधर से मजा बिल्कुल नहीं आया। इसकी मिसाल तो सिनेरियो नंबर 4 बनी, बेहतरीन मिसाल जो समझने के लिए सिनेरियो 4, और इसको समझने के लिए सिनेरियो 1। तसल्ली, एक मिनट, सिनेरियो 4 पढ़ते हैं। व्हाट इज द लीज? देखने में कितने साल की लीज है? मैं लीज टर्म का लफ्ज नहीं बोलूंगा क्योंकि एलटी तो हमने निकालनी है, कैलकुलेट एलटी तो हमने निकालनी है। देखने में कितने साल की लीज है? इसमें पहले 7 साल क्या है? अब जरा फिक्रा पढ़ें। द नॉन कैंसलेबल पीरियड बताएं, द नॉन कैंसलेबल पीरियड टुगेदर विद, एक चीज इसमें और डालनी है, पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू टर्मिनेट द, अगर लेसी सर्टन है कि टर्मिनेट नहीं करेगा। अब बताएं क्या लिखा हुआ है? शेर खान इज रीजनबली सर्टन इट विल नेवर टर्मिनेट। वो कहते हैं मैंने टर्मिनेट नहीं करना। अब क्या करें फिर? अब 3 को डाल दें। टर्मिनेशन का बाद वाला पीरियड कितना है, यानी कि नॉन कैंसलेबल बाद वाला पीरियड कितना है? 3 साल। उसको कब डालें? जब सर्टन हो के वो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ये सिनेरियो 401 लिखें। अच्छा, अब इधर आए, बोले नॉन कैंसलेबल पीरियड तो एलटी होता ही है, उसमें एक्सटेंशन तब डालेंगे, टुगेदर का मतलब होता है जमा करो, उसमें एक्सटेंशन तब डालेंगे जब एक्सटेंड करने का इरादा हो। उसमें टर्मिनेशन तब डालेंगे, टर्मिनेशन वाले 3 साल हमारे 7 और 10, 3 साल और टर्मिनेशन कर सकते थे, लेकिन टर्मिनेशन डालेंगे कब? जब टर्मिनेट वाले 3 साल कब डालेंगे? जब इरादा ना हो टर्मिनेट करने का। और एक्सटेंशन वाले 3 साल कब डालेंगे? 2 साल 1 साल जो भी है, जब इरादा हो। और टर्मिनेशन वाले कब डालेंगे? जब इरादा ना हो। पता नहीं आप लोगों का क्या इरादा है। ओके, चलो ठीक है, क्लोज करो, दूसरा बनाओ पार्ट।